हेलो स्टूडेंट, ईएसपी कोचिंग जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी यादव और आज बात कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 में सेकंड पार्ट में जितने भी आपके पीएच से संबंधित जो प्रश्न है या रिलेशन बात करते हैं मृदा की विभिन्न अभिक्रियाओं की, उनको लेकर बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे लास्ट लेक्चर में आपने पीएच के बारे में देखा था, अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता क्या होती है। ये आपकी उदासीनता, अम्लता और क्षारीयता ये डिपेंड करती है आपकी विभिन्न प्रकार की भस्मों के आधार पे। अब ये भस्में देखो किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। सिंपली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोलाइडी जटिल में उपस्थित आपका जो कोलाइडी पदार्थ होता है, उस कोलाइडी पदार्थ में आपके जो जटिल यौगिक उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पे अधिशोषित आयन है। इन अधिशोषित आयनों की मात्रा को आप मृदा पीएच से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि इसका क्या प्रभाव होता है, इस प्रभाव को किससे देख रहे हैं, आप इनकी तुलनात्मक मात्रा से देख रहे हैं। देखिए यहां बात कर रहे हैं कि सोडियम संतृप्त मृदाओं में, सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच, सोडियम संतृप्त मृदाओं का जो पीएच होता है वो पीएच कैल्शियम मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं से अधिक होता है। यानी कि आपका जो सोडियम बढ़ रहा है, इस सोडियम के बढ़ने से आपका पीएच का वैल्यू भी बढ़ जाता है। सोडियम की मात्रा जो बढ़ी है, सोडियम के अणु जैसे जैसे आपके कोलाइड पदार्थ में या मिलियन में बढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पे आपका क्या परिवर्तित हो रहा है, पीएच बढ़ता चला जा रहा है। आपका पीएच बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार अगर अपन बात कर रहे हैं कि यदि बेस प्रतिशत 90% है, अगर बेस का संतृप्त जो प्रतिशत है वो 90% है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम के अनुपात में, सोडियम में इन सभी के अनुपात में देखो सबसे ज़्यादा क्या बता रखा है, यहाँ पे 10 आपका कैल्शियम होगा, 3 अनुपात आपका क्या होगा, मैग्नीशियम, 1 अनुपात पोटेशियम और 1 अनुपात क्या होगा, सोडियम। ठीक है, यानी कि जितने भी बेस होते हैं उन बेस में सबसे ज़्यादा आपका कैल्शियम होता है। तब दूसरे समय में ये अनुपात क्या होगा, 5:1:1:9। तो पहले में पीएच निश्चित रूप में कम होगा। इसमें क्या होगा, पीएच कम होगा, जबकि यहाँ पे ये क्या बढ़ गया है, देखो ये क्या बढ़ा है, सोडियम बढ़ा है। तो सोडियम के बढ़ने से यहाँ पे मृदा का पीएच भी बढ़ जाता है। सोडियम के बढ़ने से मृदा का पीएच भी इंक्रीज हो जाता है। ये बताता है आपको बेस संतृप्तता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं पीएच परिवर्तन के मुख्य 2 कारक होते हैं। यानी पीएच आपका जो बदल रहा है, पीएच का वैल्यू कम हो रहा है या पीएच का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसके पीछे 2 कारक हो सकते हैं। और वो 2 कारक कौन से होंगे, H+ आपका बढ़ रहा है और OH- घट रहा है। तो दोनों का बढ़ने या घटने का जो कारण है वो क्या क्या हो सकता है, इसमें आपके अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक। यानी अम्ल क्या हो जाएगा आपका, एसिड बनाने वाला कोई कारक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, बेस। ये क्या हो जाएगा आपका, बेस। तो अम्ल या बेस के बढ़ने घटने से आपका सीधा परिवर्तन पीएच पे देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं मृदा पीएच में परिवर्तन किस वजह से होगा। इसके लिए आपके कुछ कारक होंगे और इन कारकों को मुख्य रूप से 2 समूह में बांटा जा सकता है। यानी कि अम्ल उत्पादन कारक है, तो इससे क्या होगा, आपका पीएच कम हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, पीएच क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि अम्ल की मात्रा क्या होगी यहाँ पे, अधिक। अम्ल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। उसी केस में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पीएच बढ़ रहा है, आपका पीएच बढ़ जाता है, पीएच बढ़ जाता है क्योंकि इसमें क्या बढ़ जाते हैं, आपके क्षार। तो ये दोनों कारक जिम्मेदार होंगे अम्लों को पीएच को घटाने या बढ़ाने में मुख्य रूप से। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल उत्पादक कारक कौन कौन से होते हैं। आपके एसिड फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, आपका अम्लीय आपका माध्यम किस प्रकार से विकसित हुआ है, अम्लीय माध्यम किस प्रकार से विकसित हुआ है, या आप अम्ल उत्पादक ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं, अम्लीय उत्पादक ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, देखो जिसमें बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन।
मृदा में आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जो मुख्य रूप से CHO से बना होता है। इसका विच्छेदन का जो क्रिया होता है, कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कई प्रकार के अम्ल बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कई प्रकार के अम्ल बनते हैं, जिसमें कार्बनिक अम्ल भी हो सकते हैं और अकार्बनिक अम्ल भी हो सकते हैं। ये कार्बनिक या अम्लीय, ये कार्बनिक या अकार्बनिक जो अम्ल बनते हैं, ये pH को कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अम्लों की मात्रा बढ़ने पर या अम्लों की प्रबलता बढ़ने पर pH घट जाता है। ठीक है। विच्छेदन से उत्पन्न CO2, देखो विच्छेदन से उत्पन्न CO2 कार्बोनिक अम्ल किसके साथ बना रही है? पानी के साथ में। यानी कि यहाँ पे बहुत बात कर रहे हैं कि आपका एक तरफ CO2 है, एक तरफ आपका H2 है। ये आपका क्या बनाएगा? H2CO3। ये क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। ठीक है। ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो PDF में बनाते समय चेंज हो जाते हैं, तो ये वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे CO2 और आपका H2O मिलकर क्या बना रहा है? H2CO3। ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है? कार्बोनिक अम्ल। तथा ये अम्ल वियोजन के बाद में, ये आपका अम्ल वियोजन के बाद में ये H+ आयन मुक्त करता है। ये क्या मुक्त करेगा? जब इसका जल के साथ में क्रिया होगी, इस अम्ल का जल के साथ में पुनः क्रिया होगी, तो जल वियोजन यानी कि हाइड्रोलाइसिस, इसके फलस्वरूप यहाँ पे H+ आयन बनेगा और H+ आयन बनने के कारण मृदा pH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है। H2 और CO2 मिलके H2CO3 बना रहे हैं। ये एक प्रकार से कार्बनिक अम्ल है। इसमें आपका जल इसको तोड़ देगा, जल इसके साथ जुड़ेगा और इसको तोड़ देगा। तोड़ने के फलस्वरूप आपका H+ आयन इस क्रिया से मुक्त हो रहा है और वो मृदा घोल में आपका कणों पर जाकर या कोलाइडी जो कण है उन पे जाके अधिशोषित हो जाएगा। इसके फलस्वरूप मृदा का pH कम हो जाएगा, यानी कि अम्लीय माध्यम विकसित हो रहा है। दूसरा बात कर रहे हैं अकार्बनिक अम्ल। दूसरा क्या है आपके अकार्बनिक अम्ल? H2SO4, H2SO4 और HNO3। H2SO4 और HNO3 भी मृदा में H+ आयन मुक्त करते हैं। ये आपके किसको मुक्त कर रहे हैं? यहाँ पे H+ आयन मुक्त कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। वास्तव में ये अम्ल प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके प्रबल अम्लीय दशाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। सल्फ्यूरिक अम्ल और यहाँ पे आपका HNO3 सूक्ष्म जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरकों जैसे सल्फर, अमोनियम सल्फेट आदि के द्वारा भी बन सकते हैं। यानी कि आपके मृदा में जो अम्ल बन रहे हैं, इन अम्लों के निर्माण के लिए कई प्रकार की विच्छेदन क्रियाएं और यहाँ पे उर्वरकों के फलस्वरूप ये आपके कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो उर्वरकों को आपके अम्लों में तोड़ देते हैं और ये अम्ल आपके क्या निर्मित कर रहे हैं? H+ आयन मुक्त कर रहे हैं। तो ये H+ आयन स्रोत होता है अम्लीय उत्पादक कारकों का, या अम्लों को उत्पादन दे रहा है। इसी प्रकार से बात करें नम प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो आपके जितने भी क्षार है, देखो क्षार आपके होंगे, अधिकतम आपके धनायन नहीं होते हैं, अधिकतम आपके ऋणायन होते हैं। ये सारे के सारे क्षार क्या हो जाएंगे? आपके लीचिंग के द्वारा निक्षालन हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? निक्षालन। अब अम्लों की यहाँ पे प्रधानता हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे सार आपके चले गए हैं। जब सारे के सारे सार आपके चले गए हैं तो बचे हुए कौन से हैं? आपके अम्ल है, ये राज करेंगे और ये जब राज करते हैं तो मृदा में कौन सी क्रिया बढ़ेगी? कौन सी अभिक्रिया बढ़ेगी? मृदा में अम्लता बढ़ जाएगी। मृदा में सिंपली क्या बढ़ जाएगी? अम्लता का प्रभाव बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका बेस उत्पादक कारक। बेस कौन बढ़ाता है?
बेस कौन बढ़ाता है, यानी कि क्षारों की मात्रा कैसे बढ़ सकती है, क्षारीय पदार्थ आपके कैसे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी मृदा में ऐसी क्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप आपके क्षार उत्पादक कारक या क्षारों का निर्माण होता है। देखो, मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्मों का निर्माण करता है, और ये विनिमय भस्में कौन कौन सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम को प्रोत्साहित करता है, उनके द्वारा अम्लता में कमी होती है और क्षारीयता में बढ़ोतरी होती है। यानी कि मृदा निर्माण के किसी भी कार्य में, मृदा निर्माण की किसी भी प्रक्रिया में अगर ये सारे तत्व रिलीज होते हैं, ये सारे तत्व क्या बनते हैं, मृदा में निर्मित होते हैं, तो इससे अम्लों के प्रभाव, अम्लों का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा और क्षारों का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, इन प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम जो है वो अपक्षय है। देखो, अपक्षय का मतलब होता है यहाँ पे वेदरिंग या डिकम्पोजिशन। अपक्षय क्या होता है कि आपकी जो चट्टानें हैं, चट्टानें वो टूटती है। क्या होती है, चट्टानें टूटती है, और टूटने के फलस्वरूप ये सारे यौगिक निर्मित हो सकते हैं, खनिजों के रूप में ये मुक्त हो सकते हैं, जिनके फलस्वरूप इनकी मात्रा बढ़ जाती है। देखो, जिनके द्वारा ये विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होकर, ये खनिजों से क्या होंगे, मुक्त होंगे, फिर कोलाइड पे अधिशोषित हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, कोलाइडी जो पदार्थ होंगे उस पे अधिशोषित हो जाएंगे, और अधिशोषित के कोलाइडी अधिशोषण के लिए प्राप्य रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, देखो, भस्म युक्त पदार्थों जैसे चूना पत्थर मिलाने पर, चूना पत्थर यानी कि इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मिलाने पर मृदा में धात्विक धनायन की मात्रा में वृद्धि होती है। यहां पे कौन सा बढ़ जाएगा, कैल्शियम 2+। अगर आप कैल्शियम मृदा में चूना मिला रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, और यहां से आपका मृदा के जो कण है या मृदा के जो कोलाइडी कण है उन पे कैल्शियम 2+ की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं। देखो, सिंचाई के लिए जो आप प्रयुक्त जल करते हैं उनका भी उनका जो स्रोत होता है वो भूमिगत जल होता है। क्या होता है, भूमिगत जल, और भूमिगत जल में कई प्रकार के खनिजों की मौजूदगी हो सकती है। भूमिगत जल में कई प्रकार के खनिजों की मौजूदगी हो सकती है, और ये खनिज जो है आपके, ये इन लवणों में कोई सा लवण भी हो सकता है। ठीक है, जिसके धनायन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होकर मृदा की क्षारीयता को बढ़ा देते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी तत्व आपके इस जल में मौजूद है तो ये लगातार आते रहेंगे, और ये आपके इस कोलाइडी कणों पे जाके चिपक जाएंगे। कोई भी धनायन जो है इसकी सतह पर जा सकता है, इनमें से कोई किसी की भी मौजूदगी होगी वो उसकी सतह पर जाकर आपका अधिशोषित हो जाएगा। शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा की मात्रा कम होती है, आपकी अम्लीय मृदाएं बन रही है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जबकि यहां मैं बात कर रहा हूं कि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पे वर्षा की कमी होती है, वहां पे आपके क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। वहां पे क्षार आपके मृदा परिच्छेदिका में मौजूद होते हैं, जिसके कारण उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, और वो सारे के सारे जो धनायन है, जो क्षार है और धनायन है, उनकी प्रकृति क्या है, क्षारीय, और सारे के सारे धनायन है वो मृदा के कोलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं। देखो कि शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां पे वर्षा बहुत कम होती है वहां क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं बल्कि वहीं पे एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण पीएच अधिक हो जाता है। जितने ज़्यादा क्षार, पीएच भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, मृदा के पीएच को बदलने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, या किस प्रकार से वो कारक अपना प्रभाव दिखाते हैं जिससे मृदा का पीएच परिवर्तित हो सकता है। मृदा का पीएच जो है वो परिवर्तित हो सकता है। देखिएगा,
मृदा पीएच को अनेक कारक प्रभावित कर सकते हैं। मृदा पीएच को अनेक कारक प्रभावित कर सकते हैं और ये कारक देखो, पहला कौन सा है? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब है कि जिससे मृदा का निर्माण हुआ है, जिससे मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा का निर्माण जिस पदार्थ से हुआ है उसकी प्रकृति यह निर्धारित करती है कि बनने वाली मृदाएं कैसी होगी। सिंपल सी बात है कि क्षारीय चट्टानों से बनने वाली मृदाएं क्षारीय होगी, यानी कि इनका पीएच अधिक होगा। पीएच क्या होगा? अधिक। क्षारीय चट्टानों से बनी है, जैसे मैं बात कर रहा हूं बेसाल्ट। तो बेसाल्ट से बनने वाली जो चट्टान मृदाएं हैं, बेसाल्ट चट्टान से बनने वाली जो मृदाएं हैं वो प्रकृति कैसी होगी? उनकी क्षारीय होगी। उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं कि आपके अम्लीय मृदा, देखो यहां दे रखा है कि सारे चट्टानों से निर्मित मृदाओं का पीएच अम्लीय। अब ये आपकी जैसे मान लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान जो है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। ग्रेनाइट चट्टान जो होती है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय और इससे बनने वाली जो मृदाएं हैं इनका पीएच क्या होगा? आपका कम होगा, पीएच कम। तो पैतृक पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार से डिपेंड कर रही है? पैतृक पदार्थ से बनी हुई जो मृदाएं हैं, जो पैतृक पदार्थ में प्रकृति होगी वही मृदा में आपके देखने को मिलेगी। वही के सारे गुण किस में होंगे? मृदा में होंगे। तो अम्लीय होगी या क्षारीय? बेसाल्ट से बनी है तो पीएच ज़्यादा होगा, यानी कि क्षारीय होगी। और अगर यहाँ पे ग्रेनाइट से बनी है तो इनका पीएच कम होगा, यानी ये आपकी अम्लीय प्रकृति की मृदाएं होगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखो ग्रेनाइट से बनी मृदाएं अपेक्षाकृत अधिक होता है, पीएच क्या होता है इनका? अधिक होता है, क्योंकि ग्रेनाइट क्या होती है? आपकी अम्लीय होती है। नेक्स्ट है अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है? देखिए, वर्षा का जो जल है किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जितने भी होते हैं सारे के सारे तत्व आपके निक्षालित हो जाते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? निक्षालित हो जाते हैं। इनके निक्षालित होने पर इनकी जो जगह मृदा कोलाइड पे खाली हुई है उस जगह पे आके बैठ जाते हैं आपके अम्लीय पदार्थ, जिसमें आपका एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है और मैग्नीज है। इनके आ जाने को बोलते हैं आप प्रिसिपिटेशन। मृदा कोलाइड्स पे आपके कई प्रकार के ये धनायन थे, ये कैल्शियम 2+ मान सकते हैं यहां पे नॉर्मली। ठीक है, ये आपके अधिक वर्षा के कारण, वर्षा हुई यहां पे, वर्षा के कारण आपका यहां पे ये सारे के सारे धनायन क्या हो गए? निक्षालित हो गए, निक्षालित हो गए। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल जगह खाली है तो यहां आपके H+ आके बैठ जाएगा। यहां पे क्या आ गया आपका? H+। जैसे ही H+ आया, आप सभी को पता है कि H+ के कारण अम्लता बढ़ जाती है। H+ के कारण अम्लता बढ़ जाती है, सीधी सी बात है कि इनका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पे अम्लीय तत्व जैसे बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज, ये आ जाते हैं, जिसके कारण मृदा का पीएच क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बस यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि मृदा का पीएच कम या ज्यादा होने की वजह से होने का कारण क्या है, मृदा के पीएच के कम या अधिक होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देखो, नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थ जो बने हैं ये जब टूटेंगे तो ये क्या रिलीज करते हैं? ये क्या रिलीज करते हैं? इनकी प्रकृति किस प्रकार से है इस बात पे डिपेंड करता है। तो देखो, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। यहां पे कार्बनिक अम्ल बने हैं, CHO से मिले हुए जटिल पदार्थ है, ये टूट रहे हैं, इससे क्या बन रहा है? आपके अम्ल बन रहे हैं। देखो, अम्ल पे ध्यान देना है आपको, अम्ल पे। इसके साथ ही क्या बन रहा है? CO2
और इसके साथ बन रहा है आपका H2। ये सारे के सारे बन गए। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके उन्हें बाइकार्बोनेट में बदल देते हैं। ये जितने भी आपके अम्ल बने हैं ये आपके किससे ऐड हो जाएंगे? मृदा में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम से। कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया करते हैं। इनके जो कार्बोनेट होते हैं इन कार्बोनेट को आप बाइकार्बोनेट में बदलने का काम कर रहे हैं। और बाइकार्बोनेट जल में अधिक घुलनशील होता है, अधिक विलय होता है, जल में घुल जाएगा, तुरंत घुल जाएगा। और जैसे ही घुलेगा ग्रेविटेशनल वाटर आपका जड़ क्षेत्र से नीचे जा रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अंतःस्तरवण बोलते हैं। तो अंतःस्तरवित होता हुआ जल उनको भी घोलकर नीचे ले जाएगा। और यहाँ पे किसकी कमी हो गई? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इसको खुद के साथ खुद के बातों में लाके आप सिंपली समझ सकते हैं कि इनसे थोड़ा सा दोस्ती करी, दोस्ती करके इनकी दशाई बदल दी। ये कार्बोनेट थे, बाइकार्बोनेट में बदल दिया। और बाइकार्बोनेट जो होता है वो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। देखो, ये जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं। ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। और विलय होने की वजह से आपके अत्यधिक शीघ्र गति से निक्षालित हो जा रहे हैं। और इसके फलस्वरूप क्या हो रही है? फलतः मृदा में अम्लता हो जाती है, यानी पीएच क्या हो जाएगा? कम। तो अब एक एक चीज आपको समझ में आ रही है कि पीएच कम या ज्यादा क्यों हो रहा है। अब आप समझ गए हैं सारी चीजें कि ये पीएच का गेम क्या है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मूल वनस्पति। जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदाएं। जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदाएं घासों पर निर्मित मृदाओं की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। जंगली वनस्पतियां जो होती है, जहां पे आपकी जंगली वनस्पतियां हैं, जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदाएं होती है। और दूसरी होती है घासों पर निर्मित मृदाएं, अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। शंकुकारी पौधे वाले पौधों की तुलना में, शंकुकारी पौधे की तुलना में पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लीयता पैदा करते हैं। यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता आपके पौधों की उपस्थिति पर भी डिपेंड करता है। जंगली वनस्पतियां हैं साहब, जंगली वनस्पतियां जो होगी उनकी तुलना में यहां पे बात कर रहे हैं कि घासों से निर्मित जो मृदाएं हैं या घास वाले स्थानों पर निर्मित जो मृदाएं हैं वो ज्यादा अम्लीय होती है। उसी प्रकार से बात कर रहे हैं शंकुकारी पौधे, जो आपके तीखे पौधे होते हैं जिनको ऊपर से आकार देखेंगे शंकु आकार का होता है, वो आपके पौधे जहां पे मौजूद है। और चौड़ी पत्ती वाले पौधे, तो चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में वो अधिक अम्लीय पैदा करते हैं। शंकुकारी पौधे चौड़ी पत्ती वाली पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिनकी वजह से पीएच परिवर्तित हो रहा है, इनकी वजह से आपका पीएच बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फसल की प्रकृति। देखो, फसल की प्रकृति भी मृदा के पीएच को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, कैसे कर सकती है? देखो, घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन यहां पे दलहनी फसलें मृदा पीएच को कम करने में सक्षम होती है। ये मृदा के पीएच को कम या ज्यादा कर सकती है, ये मृदा के पीएच को कम या ज्यादा कर सकती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मृदा की गहराई। शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है। मृदा की जो अम्लता है वो गहराई के साथ बढ़ रही है शुष्क क्षेत्रों के अलावा। शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है? शुष्क क्षेत्रों में आपके लवण मृदा के परिच्छेदिका में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अम्लता बढ़ती नहीं है। लेकिन आपके जहां पे
आर्द्र क्षेत्र है तो आर्द्र क्षेत्रों में जैसे जैसे गहराई भी बढ़ते हैं वैसे वैसे अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी आपके घुलनशील जो लवण है वो मृदा की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं। नीचे आपके खनिज होते हैं और वो सारे के सारे खनिज जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, जिनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां निचली सतह का पीएच सतह की अपेक्षा अधिक होती है, तो वो डिपेंड करता है कि यहां आपकी जो चट्टान है उसकी कौन से खनिज की मौजूदगी देखी गई है। ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरक, अब आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन उर्वरक होते हैं अधिकतम आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के आप न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, और वो भी नत्रजन युक्त, तो नत्रजन युक्त उर्वरक डालने से मृदा का पीएच कम होगा, क्योंकि ये सारे के सारे उर्वरक अम्लता उत्पन्न करते हैं, अम्लीय उर्वरक होते हैं। देखिएगा, नत्रजन उर्वरकों से अम्लता पैदा होती है, कम नाइट्रोजन प्रयोग करने से कम अम्लता पैदा होती है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन आप सॉइल में डालेंगे, जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट आप डाल रहे हैं नाइट्रोजन की फॉर्म में, तो वो अम्लता को बढ़ाने का काम ही करता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे जलमग्नता, वाटर लॉगिंग। अगर पानी भरा रहा, आपके खेत में जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ जल आपके जितने भी क्षार है उनको जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाएगा, यानी उन सभी का क्या हो जाएगा, निक्षालन हो जाएगा, और मृदा का पीएच मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो, सामान्यतः जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान घट जाता है। क्षारीय मृदाओं में क्या होते हैं, साल्ट ज्यादा होते हैं, ये जल के कारण क्या हो जाएंगे, सारे के सारे निक्षालित हो जाएंगे, और आपके जो अम्लीय मृदाएं हैं उनमें आपके जो साल्ट्स हैं वो जमा हो जाएंगे। जल के एक जगह इकट्ठे रहने से सारे के सारे जितने भी आपके साल्ट्स हैं, जितने भी आपके क्षार है, वो सारे के सारे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, वो नीचे नहीं जाएंगे, वो रन ऑफ होके बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी, तभी जलाक्रांत मृदाएं होगी, तो इससे पीएच आपका चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएच का महत्व। देखिए, पीएच को मुख्य रूप से बात करते हैं तो पीएच का जो रोल होता है वो आपके पोषक तत्वों को उपलब्ध होने में और मृदा में सूक्ष्म जीव जो है उनकी क्रियाविधि के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखो, मृदा की पीएच पोषक तत्वों की प्राप्यता पे प्रभाव, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पे प्रभाव देखते हैं। मृदा अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, मृदा का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है मृदा अभिक्रिया, मृदा का महत्वपूर्ण गुण है जो पादप की वृद्धि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करता है। मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बताता है। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके रासायनिक गुणों को और सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि को, सबसे अधिक प्रभावित करता है। मृदा में धनायनों की संख्या, धनायन जैसे कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ के, पोटेशियम, सोडियम तथा Al3+ के मृदा में सीधा संबंध होता है। कम पीएच पर फेरस, मैग्नीज और एल्यूमिनियम अधिक घुलनशील होते हैं तथा अधिक पीएच होने पर ये हानिकारक होते हैं तथा इनकी कमी हो जाती है। इनकी क्या होती है, कमी होती है। देखो, कमी हो जाती है। पीएच मान 5.5 से कम होने पर नाइट्रीकरण धीमा हो जाता है। देखो, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, इसको कंप्लीट समझ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा कंप्लीटली। आप इसको याद रख पाएंगे कि पीएच का मेनली रोल क्या होता है। पीएच का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पौधों पर यह है कि पीएच मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। इसमें आपको यही दे रखा है। देखो, एक चीज यहां पे आप समझेंगे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंगस, ये तो मृदा में क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये क्या है, सूक्ष्म जीव।
तो इसमें आपको दे रखा है 4 से लेके 9 पीएच तक आपको रिलेशन बता रखा है कि 4 पीएच होगा तब भी आपके फंगस वृद्धि करेगा और 9 पीएच होगा तब भी फंगस आपका वृद्धि करेगा। यानी कि कवक की वृद्धि आपके अम्लीय माध्यम में अधिक होती है, अम्लीय माध्यम में अधिक हो रही है। अब देखो यहां पे आप ये जो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहां पे वृद्धि कम हो रही है और यहां से नॉर्मल वृद्धि स्टार्ट हुई है, तो ये बोल सकते हैं आप लगभग 5.2 के लगभग। ये 5.2 से लेकर 9 आपका पीएच होगा, तो इसमें जीवाणु की वृद्धि और एक्टिनोमाइसिटीज, कौन कौन वृद्धि करेगा? जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज। ये वृद्धि करेगा। ये तो हो गई सूक्ष्म जीवों की। तो आप बोल सकते हो कि अम्लीय माध्यम में आपके जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज वृद्धि नहीं कर सकते। अम्लीय माध्यम में जीवाणु और एक्टिनोमाइसिटीज वृद्धि नहीं कर सकते। और विच्छेदन का काम कौन करता है? देखो, विच्छेदन का जो काम होता है, विच्छेदन, वो सबसे ज्यादा जीवाणु ही करते हैं। कौन करता है? जीवाणु करता है। तो कम पीएच पर जीवाणु की क्रियाशीलता में कमी आ जाएगी। कम पीएच पर जीवाणुओं की क्रियाशीलता में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं पोषक तत्व है आपका नाइट्रोजन, ये भी आपका यहां से मिलना स्टार्ट हुआ है और इधर मिलेगा। इसी प्रकार से देखो ये कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम आपका नॉर्मल मिलने लगा है 7-6 पर और यहां पे ये मिल रहा है लगभग 8.5 पर। फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस यहां पे 5.5 या 6 के लगभग नॉर्मल और 7.5 के बीच में एंड हो गया। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं पोटेशियम 6 के लगभग स्टार्ट हुआ है, 9 तक मिलेगा। सल्फर की बात कर रहे हैं, यहां पे नॉर्मली 5 से मिलना स्टार्ट हुआ है, 9 तक मिलेगा। ये सारे के सारे आ गए भाई सूक्ष्म पोषक तत्व। ये कम पीएच पे तो मिलेंगे और ज्यादा पीएच पे नहीं मिलेंगे, यही समझना है। मोलिब्डेनम कम पीएच पे नहीं मिलेगा, ज्यादा पीएच होने पे मिलेगा। बोरोन ना कम पे मिलेगा ना ज्यादा पे मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कौन से पीएच पे अधिकतम होती है? अगर सामान्य रूप से बात कर रहे हैं तो अधिकतम पोषक तत्वों का जो एवरेज देखेंगे तो इस पीएच पे आपके लगभग सारे मिल रहे हैं। इस पीएच पे आपके लगभग सारे मिल जाते हैं और आपके सूक्ष्म पोषक तत्व इस पीएच पे कम मिलते हैं और उनकी आवश्यकता भी पौधे को कम ही होती है। तो ये आपका मुख्य रूप से रोल होता है पीएच का, कि पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन की प्राप्यता मृदा पीएच 6 से 8 के मध्य होती है, क्योंकि ये जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन के खनिजन करने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। यानी ये कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, ये पीएच से मतलब इस वजह से है कि इसको उपलब्ध करवाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, तभी तो आपका मकान बनेगा। यहाँ पे मकान बनाने वाले, काम करने वाले कौन से हैं? ये मजदूर कौन से हैं? सूक्ष्म जीव है। और ये सूक्ष्म जीव काम कब करेंगे? जब इनको टाइम पे पेमेंट मिलेगा। और ये पेमेंट क्या है? यहाँ पे पीएच। खाना मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, कुछ भी मान सकते हैं। सबसे उपयोगी है तथा उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी उपयोगी है जो सहजीवन की क्रिया करते हैं। सहजीवन में आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। वो आपका पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन कब कर पाएंगे? जब उनका अनुकूल पीएच उनको मिलेगा। पौधे फास्फोरस को मृदा से अधिकांश से H2PO4- और HPO4- के रूप में लेते हैं। इनकी प्राप्यता भी पीएच पर निर्भर करती है। जब मृदा में पीएच मान उदासीन होता है और थोड़ी अम्लीय 6.5 से 7.5 होती है तो इनकी प्राप्यता सबसे अधिक होती है। देखो
कितनी अच्छी बात है कि ये आपके दो फॉर्म होती है फॉस्फोरस की, H2PO4 माइनस और HPO4-2। ये दोनों की दोनों फॉर्म आपकी मिल रही है पौधे को किस पीएच पे, इस पे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बराबर मात्रा में कब मिलती है, बराबर, दोनों बराबर मात्रा में मिलती है 7.2 पीएच पर। यहां पे तो इन दोनों की उपलब्धता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन दोनों की उपलब्धता क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। यहां पे ध्यान रखना। और ये पीएच इनके लिए सबसे बेस्ट होता है 6.5 से 7.5। ये लगभग सभी के लिए बढ़िया होता है, ये लगभग सभी के लिए बढ़िया हो जाता है काम। तथा मृदा अधिक अम्लीय तथा अधिक क्षारीय होने की स्थिति में इनकी प्राप्यता कम हो जाती है। और आपको सीधा सा पता है कि अम्लीय माध्यम में नहीं मिलेगा और क्षारीय माध्यम में नहीं मिलेगा, तो कम या ज्यादा पीएच होने से सीधा प्रभाव पड़ेगा इनकी उपलब्धता पर। और ये पोषक तत्व अगर पौधे को नहीं मिलेंगे तो पौधा अपना कार्य धीमा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं साधारणतः सूक्ष्म पोषक तत्व जो धनायन के रूप में होते हैं। ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वाले, देखो ये सारे के सारे चार्ज, देखो पीडीएफ बनाते हैं तो ये थोड़ा सा फॉन्ट मिस हो जाता है। यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे है। इससे बात करें Fe2+, Mn2+, Cu2+ और Zn2+, मृदा में पाए जाते हैं। उनकी प्राप्यता अम्लता बढ़ने पर प्राय एक सीमा तक बढ़ती है। इनकी उपलब्धता क्या हो रही है, एक सीमा तक बढ़ती जाती है। जो ऋणायन के रूप में होते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, उनकी प्राप्यता अम्लता बढ़ने पर कम हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज वाले क्या हो रहे हैं, ये सारे के सारे दे रखे हैं, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और जिंक। इनकी आप उपलब्धता बढ़ती हुई देख रहे हैं कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। जबकि जितने भी ऋणायन है इनकी उपलब्धता कम देख रहे हैं। मोलेबडेनम तथा बोरोन, देखो ये इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। मोलेबडेनम तथा बोरोन की पौधों को मृदा में प्राप्यता अम्लता बढ़ने पर कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि प्राथमिक पोषक तत्व NPK तथा द्वितीय पोषक तत्व CAMGS की मृदा में प्राप्यता pH 6.5 से 7.5 के बीच में होती है। यही बात मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अधिकतम पोषक तत्व जो मुख्य रूप से चाहिए होते हैं, जिनको प्राथमिक और द्वितीयक में बांटा गया है, इनको बोला गया है मुख्य, और इसके अलावा बच गए वो बोले जाते हैं गौण। तो जो मुख्य आपके हैं ये NPK और CAMGS, ये तो इस pH में मिल जाते हैं 6.5 से 7.5 के बीच में, तो ये आपका काम चल जाता है। दूसरा प्रभाव है मृदा pH का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। देखो मृदा pH मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता यानी कि सक्रियता को प्रभावित करता है, और इनकी सक्रियता कम या ज्यादा होगी, सीधा प्रभाव पड़ेगा मृदा की उर्वरता पे, और उर्वरता का प्रभाव पौधों की उपज पे पड़ेगा, पादप की वृद्धि और फसल उत्पादन पे पड़ने वाला है। ठीक है, देखो कैसे पड़ेगा। अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में सक्रिय रहते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीवों को कौन सा माध्यम चाहिए, उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाएं चाहिए। pH 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स की संख्या, सक्रियता तीव्रता से कम होती है। इसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण इसी pH पर होता है। सहजीवी और असहजीवी दोनों प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की क्रियाशीलता उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में अच्छी होती है। pH 5.5 या इससे कम होने पर फंजाई की संख्या में वृद्धि होती है, कवक बढ़ रहा है। अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विच्छेदन मुख्य रूप से फंजाई द्वारा होता है। अम्लीय मृदाएं जो होती है इनमें आपका जीवांश पदार्थ को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, फंजाई, कवक। सभी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त pH 6 से 7 होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। सभी के लिए एवरेज क्या चाहिए, 6 से 7। अधिकतर पौधों की वृद्धि उदासीन मृदा 7 पे अच्छी होती है, जबकि अभिक्रिया बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो आपकी वृद्धि रुक जाती है पौधों की। जबकि दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, कुछ पौधे की जातियां ऐसी होती है जिनकी अच्छी वृद्धि के लिए अम्लीय या क्षारीय अभिक्रिया वाली मृदाओं की आवश्यकता होती है या उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
देखो ये आपको सारणी से समझा रखा है यहाँ पे। बैक्टीरिया की वृद्धि कब होगी? 6 से 7.5। एक्टिनोमाइसीट्स की 5.5 से 7.5। कवक की 3 से 9 पर। एल्गी की बात कर रहे हैं 5.5 से 7.5। एजोटोबैक्टर 6 से 7.5। नीली हरित एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी 6.5 से 7.5। क्लोस्ट्रीडियम 3 से 7। विजेरेंकिया 3 से 9। प्रोटोजोआ 6 से 8। अलग अलग सूक्ष्म जीव अलग अलग पीएच पे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। देखो कैसे प्रभाव पड़ता है। अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें पतली व संख्या कम होती है तथा उनकी वृद्धि रुक जाती है। क्या कारण है? जड़ों के दुर्बल और कमजोर हो जाने पर मृदा का पौधों का विकास और उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में OH- की बाहुल्यता के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जड़ों का विकास आपके अम्लीय और क्षारीय माध्यम दोनों में ही नहीं होगा, जिससे पौधों की तने, शाखाएं और पत्तियों में वृद्धि में कमी आ जाती है। अतः सामान्य पौधे और फसलों के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम 6.5 से 7.5 होता है। आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो ये बुक राइटर है, इसने बार बार घुमा फिरा के एक ही बात को रिपीट किया है बार बार। मृदा अभिक्रिया सोइल पीएच से पादप पोषक तत्वों की प्राप्यता प्रभावित होने के कारण पादपों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। अत्यधिक कम व अत्यधिक पीएच मान से मृदा की भौतिक दशाएं भी खराब हो जाती है और पादपों की वृद्धि को प्रभावित करती है। कुछ फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान की तालिका में दिए गए हैं और भौतिक दशा अधिक पीएच होने पर खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे सोडियम आके चिपक जाता है। जिन मृदाओं में सोडियम होता है उनकी भौतिक दशा खराब होती है, इनका पीएच भी ज्यादा होता है। देखो ये दे रखी है यहाँ आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। फसलें हैं, अधिकतम फसलों में आपको 6 से 7.5, 6 से 7.5, 6 से 7.5, 6 से 8, 7। तो ये 7 वाला जो नियरेस्ट वैल्यू है, 6.5 भी आपका 7 में आएगा लगभग। देखो अधिकतर आपकी फसलें हैं, इसमें से कुछ ही फसलें जिनको देखो कौन कौन सा चाहिए, आलू, चाय और धान, इनको अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। इनको अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। पीएच का रोगों पर प्रभाव। देखो रोगों पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। मृदा में कई प्रकार के रोग भी होते हैं जो पौधों को प्रभावित करते हैं, मृदा जनित होते हैं। फिंगर और टोई रोग जो क्रूसीफेरी परिवार में होता है बहुत अधिक प्रभावित करती है इसमें अम्लता। अम्लीय माध्यम में यह अधिक होता है, अतः क्रूसीफेरी परिवार के पौधों को अम्लीय माध्यम में नहीं लगाना चाहिए। पोटैटो स्कैब चरम रोग जो उदासीन और क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक होता है लेकिन अम्लीय मृदाओं में गायब हो जाता है। ग्रे फ्लैक भूरा धब्बा रोग जो जई में होता है, मैग्नीज की कमी कारण होता है और ये रोग उदासीन मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है। गेहूं का टेक ऑल रोग जो हल्की क्षारीय मृदाओं या अम्लीय मृदाओं में अपेक्षाकृत तीव्रता से फैलता है। उपयुक्त सभी बीमारियां केवल मृदा पीएच से परिवर्तन करके दूर की जा सकती है क्योंकि फैलने और विकसित होने का मुख्य कारण मृदा पीएच ही है। और मृदा पीएच इसलिए है क्योंकि जो रोग कारक है या तो जीवाणु है या कवक है। जैसे ही पीएच बदला जीवाणु और कवकों की वृद्धि क्या हो जाएगी, कम ज्यादा, और जैसे ही वृद्धि कम ज्यादा हुई रोग का प्रभाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। मृदा पीएच और मृदा भौतिक गुणों पर प्रभाव। पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा में वातित दानेदार कार्बनिक पदार्थ होना नियन आवश्यक है। अम्लीय मृदाओं में रंध्रावकाश कम होता है जिससे वातन रुक जाता है और केचुए, कीड़े मकोड़े, जीवाणु का जीवन असंभव हो जाता है। क्षारीय मृदाओं में बहुत महीन कण पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार से हानि पहुंचाता है। नीचे की मृदा ठोस बन जाती है, कभी कभी बीज सहस्त्र में कड़ी परत बन जाती है जिसको हार्ड पैन बोलते हैं। पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है जिससे अपर्दन की स्थिति संभावना हो जाती है। मृदा पीएच 7 पर मृदा के भौतिक गुण सर्वोत्तम होते हैं। पीएच का घासों पे प्रभाव। देखो अधिकांश घासें अम्ल प्रति कुछ अंश तक प्रतिरोधी होती है जिससे अम्लीय मृदाओं में वे पौधे
वनस्पतियां फसलों को अधिक हानि पहुंचाती है, जो उनकी वृद्धि अम्लीय दशा में बहुत अधिक होती है। उभय प्रतिरोधन का गुण देखो, उभय प्रतिरोधन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति किसी विलयन के पीएच को परिवर्तित करने से या परिवर्तित होने से रोकते हैं। जब उनमें अम्लीय पदार्थ मिलेंगे, जब उसमें सारे मिलेंगे तो पीएच स्वाभाविक से बदलेगा, लेकिन ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनसे क्रिया करके पीएच को बदलने से रोकते हैं। थोड़ी मात्रा में अम्ल व सार में या क्षार मिलाने पर परिवर्तन प्रतिरोध दिखाता है तो उसके इस कार्य को उभय प्रतिरोधी क्रिया कहते हैं, और जिस विलयन में ऐसे गुण पाए जाते हैं उसे उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। विलयन में यह गुण उसकी निश्चित अम्लता व क्षारता के कारण होता है, अतः दुर्बल अम्ल व दुर्बल प्रबल क्षार के साथ लवण या दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल के साथ लवण होते हैं। उदाहरणतः हमें पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट को 1 लीटर विलयन में 1 मिली एन नॉर्मलती HCl मिलाए तो पोटेशियम क्लोराइड का विलयन 7 से घटकर केवल 3 रह जाता है, जबकि अमोनियम एसीटेट में पीएच में जो पहले 7 थी बहुत ही थोड़ा असर आता है। इससे स्पष्ट होता है कि अमोनियम एसीटेट एक ऐसा उभय प्रतिरोधक है जो मृदा में पीएच को परिवर्तित होने से रोकता है। यानी कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो पीएच को परिवर्तित होने से रोक देते हैं, उनको उभय प्रतिरोधक पदार्थ कहते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुण। प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन में पीएच निश्चित होती है और उसके विलयन में प्रबल अम्ल व क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर मृदा पीएच परिवर्तित होता है। उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रहता है तथा तनुता का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इसमें एक बार जो बैलेंस हो गया पीएच, उसको तनु करने पर भी पीएच चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है मृदा में उभय प्रतिरोधन। मृदाएं भी उभय प्रतिरोधन का गुण प्रदर्शित करती है। मृदा पीएच में एक निश्चित परिवर्तन आने के लिए आमतौर पे मृदा निलंबन सस्पेंशन में उपस्थित H+ और OH- आयनों की मात्रा के कारण जितना अम्ल या क्षार डालना आवश्यक होता है उससे बहुत अधिक डालना पड़ता है, क्योंकि ये मृदा का गुण होता है। ये उभय प्रतिरोधन क्रिया अर्थात पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध दुर्बल अम्ल व उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। मृदा में उभय प्रतिरोधक क्रिया को एक कोलाइडी अम्ल विघटन से समझाया जा सकता है। अधिशोषित H+ और मृदा में विलयन में H+ और Al3+ आयन निश्चित अम्लता या सक्रिय अम्लता या दुर्बल अम्लों से मात्रा में विघटित होता है। इसके अधिकांश अधिशोषित हाइड्रोजन आयन अविघटित रह जाते हैं। यदि काफी मात्रा में चूना मिलाया जाता है तो क्या होता है, H+ आयन उदासीन होता है। उनकी कमी पूरी करने के लिए अम्ल विघटित होकर H+ आयन द्वारा विलयन में चला जाता है। फलतः विलयन में H+ की बहुत कम अंतर आता है पीएच में। ठीक है। मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता। मृदा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोधन प्रदर्शित करता है, इसलिए यह उभयधर्मी कहलाती है। मृदा अम्लीय व क्षारीय गुणों दोनों को प्रदर्शित करता है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता कोलाइडल पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृत्तिका तथा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहता है उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होती है। यानी कि मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता किस पे निर्भर करती है, मृत्तिका क्ले की मात्रा और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता द्वारा भी मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता अधिक होने से उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक होती है। 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे अधिक प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। और लास्ट में है उभय प्रतिरोधन का महत्व। उभय प्रतिरोधन का महत्व निम्न प्रकार से है। मृदा का पीएच स्थायीकरण, यानी पीएच को एक समान बनाए रखती है। मृदा पीएच का अचानक परिवर्तन मृदा वातावरण में बड़ा परिवर्तन करता है, जिसके प्रभाव पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता पर पड़ता है। यदि मृदा पीएच अधिक परिवर्तन होता है तो पेड़ पौधों तथा सूक्ष्म जीवों को बड़ी हानि पहुंचती है। उभय प्रतिरोधन में यह कठिनाई दूर हो जाती है, यानी ये पीएच को बैलेंस करके रखेगा तो कम या ज्यादा वाला जो सिस्टम है वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार से लास्ट आपका पॉइंट है उभय प्रतिरोधन का मृदा सुधारों की आवश्यक मात्रा।
मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए उतनी ही चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। दिए जाने वाले चूने की मात्रा निश्चित करते समय मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और उसकी बनावट पर भी ध्यान में रखते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मृदा में प्रतिरोधक क्षमता कितनी है और उसी के अनुसार इसमें गंधक या चूने की मात्रा मिलाई जाती है, ताकि वो उसके पीएच को वांछित बना सके। इस प्रकार से आपने कंप्लीटली स्टूडेंट ये आपकी मृदा अभिक्रिया जो चैप्टर है उसमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आई होप आप सभी ने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप निश्चिंत रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।